आदाब नाजरीन, अपने वादे के मुताबिक प्रोग्राम रूबरू का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कई सारे टॉपिक्स पे, लेकिन तब रह गए थे वक्त की कमी की वजह से कई सारे सवाल जो आपकी तरफ से है, जो हमारे यूथ के हैं। तो आइए प्रोग्राम रूबरू को आगे बढ़ाते हैं और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 28 नवंबर से डीडीसी इलेक्शंस शुरू हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या असर होगा और हमें इसमें किस हद तक पार्ट लेना चाहिए? हम पिछले 20-25 साल से देखते आ रहे हैं मुफ्तीज़ को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जहाँ तक मैं जान चुका हूँ कि हमें अपनी माइंड को चेंज करना चाहिए, और जहाँ पे हम बार बार हर बारी एक एक उसी नुमाइंदे को चुनते हैं, ये जानबूझ के भी कि हमें पता कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। हमें उसके लिए चेंज लानी है अपने माइंड में। चेंज ऐसे आएगी, एक यंग जो होता है, एक लड़का, एक यंग, वो सोच रखता है वैसी, उसको चाहिए कि वो आगे आ जाए और वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि उसकी सोच वैसे हो। हर बारी ये जो हम करते हैं, पीडीपी वाले, एनसी, पीसी या जो भी बीजेपी, हम इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। करना चाहिए चेंज। हमें यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आ जाए और पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि बार बार वो सब हमारे साथ होता है जो होता आ रहा है। और यूथ को आगे आना चाहिए, क्योंकि बाइकॉट से हमें आज तक कुछ मिला नहीं। बाइकॉट से हमें मिला ये कि वही पार्टीज, वही पॉलिटिकल लीडर्स फिर से आए, बदलाव कुछ नहीं आया। तो हमें बदलाव लाना है। इस चीज़ के लिए यूथ को आगे आना है। डीडीसी के इलेक्शन के बारे में आपने बात की थी। डीडीसी इलेक्शन जो है वो हाल ही में जो मुतारिफ किया गया है कि 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई है, कि 14 जो हमारे 20 अजला है उनमें से 14 हमारे जो ये नए डीडीसीज की निशस्तें कायम की गई है। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, अगर एक दिन में हुकूमत हिंदुस्तान या हमारे जो गवर्नर साहब है कि एक दिन में उन्होंने 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज डीडीसी की बनाई, तो डीलिमिटेशन में क्या बात है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें वोटों की तादाद 1,30,000 वोटर्स है, और रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है खिता कश्मीर की। उसमें अगर 2 डिलिमिटेशन करने के हवाले से 2 जल्दी की जाए, तो उसमें ये ताखीर किस लिए। हम हुकूमत से कहेंगे, मौजूदा गवर्नर साहब से कहेंगे कि डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसको तेज़तर किया जाए। डीडीसी में इलेक्शन में हिस्सा लेना वो नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के ही रियासत जम्मू कश्मीर के जो तरक्की और यहाँ की खुशहाली के लिए नौजवान को फाल रोल अदा करना चाहिए। नाजरीन, हमने कई टॉपिक्स छेड़े। हमारे पास आपके आए हुए मेल्स में से एक सवाल ये था कि यूथ एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है, और उसके लिए हमारी सोसाइटी में क्या काम किया जा रहा है। हमारी गर्ल्स का ईव टीजिंग होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कितनी सारी चीज़ें होती है। अगर हम बसेस की बात करें तो वहाँ पे मैंने देखा है, एक जगह पे लिखा था कि वुमेन्स यहाँ पे बैठ सकती है और मेंस यहाँ पे, लेकिन मुझे एक यहाँ पे बोले कि अभी तक ये कहाँ पे फॉलो हुआ, ये लॉ कहाँ पे फॉलो हुआ कि वुमेन्स यहाँ पे बैठनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी मर्द होते हैं। वहाँ पे किसी में इतनी गैरत नहीं है वो उठ जाए बोले वुमेन यहाँ पे आप बैठ जाओ, और वहाँ पे मोटा मोटा लिखा भी होता है। मुझे याद है वो रेड कलर से लिखा होता है, वुमेन्स की सीट यहाँ पे अलॉट है, और लेडीज़ ओनली लिखा होता है, और यहाँ पे मैन का है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग में बैठ जाते हैं। और फिर ओवरलोड की बात करें, अगर हम बसेस में खड़े होते हैं वुमेन्स, तो धक्का मुक्की होती है। उसी में कुछ ऐसे हमारे पर्सनली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, धक्का मुक्की होती है कुछ, मतलब वो ऐसे गंदे गुड टच बैड टच, इनको नहीं पता कि कैसे कहाँ पे हाथ लगाने हैं। ये भी हमारे मॉरल एजुकेशन में ही आता है। तो फिर एक वुमेन आती है, वुमेन उनको चांटा लगा देती है कि आपने जी गलत किया, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, वुमेन की ही गलती होगी। नहीं जी नहीं, कुछ ऐसा किया होगा कि वुमेन की, हर हाल में हम वुमेन को ही कमज़ोर साबित कर देते हैं और वुमेन की आवाज़ दब जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि हम कश्मीर से हैं और हमें विमेन एम्पावरमेंट का पाठ कोई क्या पढ़ा है। हमने विमेन एम्पावरमेंट हब्बा खातून की शक्ल में आज से बहुत से 100 साल पहले बताया हुआ है। और रही बात आज की
आज की बात रही जो हम ईव टीजिंग की बात करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ईव टीजिंग लड़के करते हैं या बसेस में भी टीजिंग होती है। एंड यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं, इनको पता है बसेस में सबसे ज़्यादा ईव टीजिंग कौन करता है, नौजवान करते हैं कि कोई और करता है जो एज्ड होते हैं। दूसरी चीज़, नौजवानों का ये रोल है एज अ ब्रदर ऑफ टू सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, एज अ ब्रदर ऑफ 2 सिस्टर्स आई नो जितनी रेस्पेक्ट मैं उनकी करता हूँ, जितनी कंसर्न मुझे उनकी होनी चाहिए, उतनी ही कंसर्न मुझे किसी और लड़की के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ फिर से मैं वही बात कहूँगा कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे मेरे पीछे भाई बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होगी, जब तक एक माँ अपने बेटे को ये नहीं बोलेगी कि बेटा तू बाहर जा रहा है, देख बाहर से जो लड़की चल रही है ना उसको वैसे ही ट्रीट करना जैसे जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा कि जैसे तुम अपनी बहनों को ट्रीट करता है, कोई औरत चल रही है उसको वैसे एग्जैक्टली चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात कर रहे हैं ना, तो हमें बसेस में किसी को ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि वो उनको उठाएगा। विमेन एम्पावरमेंट ये है जब वो लड़की खुद उठेगी कि सर ये मेरी सीट है, यहाँ मुझे बैठना है। हमें लड़कियों को ये एटिकेट सिखाने हैं, ये नहीं सिखाना है कि भैया प्लीज़ इनको बोलो मुझे उठाओ। भाई ने बोला कि लड़की बोले कि ये मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाओ। तो आजकल अब नया ट्रेंड ये बन चुका है कि वहाँ से जवाब ये आता है कि आजकल आप बोलते हो लड़का लड़की बराबर है, फेमिनिज्म एग्जिस्ट। तो अगर लड़का लड़की बराबर है तो सीट अगर हम खड़े रहेंगे तो आप भी खड़े रहोगे। वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी में फ़र्क है। वुमेन एम्पावरमेंट अगर इनको चाहिए तो इनको इक्वालिटी चाहिए थी, ये ख़त्म हो गए रिजर्वेशन पर। इनको रिजर्वेशन मिली, इनको लगा हमने इक्वालिटी ले ली। भाई इक्वालिटी ये है 10 पोस्ट है, आपके पास 10 पोस्ट है, जो जिस एग्जाम से लड़का गुजरेगा उस एग्जाम से लड़की भी गुजरे ना, वो है आपकी। आप लोगों के पास रिजर्वेशन है, उसको खत्म करो ना। वुमेन रिजर्वेशन है, कैटेगरी है आपके पास, उसको खत्म करो। फीमेल्स के लिए कैटेगरी कश्मीर में तो वो बहुत हर ही जगह है कम ना, बहुत कम है। क्यों है? आपको इक्वालिटी चाहिए, आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। नारा क्या लगा? नारा ये लगा लड़का और लड़की बराबर है। जब लड़का और लड़की बराबर है, अगर 10% लड़की के लिए है तो लड़के को भी 10% रिजर्वेशन दे दीजिए। देखिए यहाँ पे बात आई वुमेन एम्पावरमेंट की। पहले वुमेन एम्पावरमेंट हमारे दिमाग में पहले ही क्या आता है कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, ठीक है। जो राइट्स एक आदमी को मिलते हैं वही राइट्स एक औरत को भी मिलते हैं। लेकिन अभी हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अभी भी स्टिल औरत वही सैक्रिफाइसेस फेस कर रही है, वही डिसरेस्पेक्ट होती है औरत की, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट पे होता आ रहा है। इसमें कोई तो प्लीज़ आप ये जो आप बखान कर रहे हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट का, तो ये बस वर्बली चीज़ें हैं। बाकी अगर अभी ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो औरतों के साथ सेम वही चीज़ें हो रही है। डिसरेस्पेक्ट औरतों को टॉलरेट करना पड़ता है, औरत सैक्रिफाइस करती है। इवन औरत किसी डिपार्टमेंट में सेफ नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मर्द और औरत सेम इक्वली उनको ट्रीट करते हो, तो क्यों नहीं अभी इस सेंचुरी में भी औरत सेफ है? ऐसे ही हमारी बहनों के साथ होता है। जब घर में कुछ भी होता है, कुछ भी पंगा होता है, तो लड़कियां वहाँ पे टारगेट करते हैं या लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, घर में दबा के रखते हैं। चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, बोलते मत निकलो बाहर क्यों निकलना है, आपको बाहर क्यों जाना है, आप क्यों करोगे, लड़कों के सामने बराबरी क्यों कर रहे हो। आजकल का वो ज़माना नहीं है, लड़के और लड़कियाँ इक्वल है, ठीक है। हर एक चीज़ को दबाया जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है, यहाँ पे इनको सामने नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लड़की है। क्यों हम नहीं कुछ कर सकते? अगर ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन किया जाए और पंचायत को मोर पावर दिया जाए तो किस हद तक डेवलपमेंट हो सकती है, आइए जानते हैं। सियासत सबसे बड़ा स्टेज होता है एक नौजवान के लिए, तो सियासत से मुनहरिफ होना या इससे किनारा कशी करना, ये तो फिर आप हैवान बन रहे हैं। कि जो पॉलिटिकल इंसान, बहुत बड़े फिलासफर ने कहा, वन हु इज़ नॉट द पॉलिटिकल, देयर आर पीपल हु कॉल देमसेल्व्स नॉन पॉलिटिकल। लेकिन नॉन पॉलिटिकल जानवर होते हैं। इंसान जो है वो पॉलिटिक्स के साथ ही वाबस्ता रहता है हमेशा, चाहे वो उसके अगेंस्ट व्यूज़ दे या इन फेवर दे। दोनों सूरत में सबसे बड़ा ताकत जो होता है ना तब्दीली का, वो सियासत ही होती है। अब जहाँ पर जमहूरियत की बात यहाँ पर आएगी सियासत में, कि जमहूरियत ही हमारा निज़ाम है पूरी कंट्री में। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हमारे रियासत के जो ऑनरेबल गवर्नर है
उन्हें चाहिए कि हमें पूरा मौका दे दीजिए, स्पेस तो छोड़ दीजिए डिसेंट के लिए। जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरी सेटअप पे जो यकीन रखते हैं, आई हैव कंटेस्टेड माई सेल्फ इन 2014 and my party has contested also parliament elections as well before 2 years back। तो उस लिहाज से हम यही चाहेंगे कि हमारे लिए एक एनवायरनमेंट दिया जाए, हमें पूरी स्पेस दी जाए, हमें पूरी आज़ादी दी जाए कि हम सियासी उथल पथल में शामिल हाल हो। 4 अगस्त 2019 को गुपकार डिक्लेरेशन हुआ। क्या ये हकीकत में कोई चीज़ है? क्या हकीकत में पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करना चाह रही है या ये बस एक पॉलिटिकल ड्रामा है? गुपकार डिक्लेरेशन की बात चली क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ दैट गुपकार डिक्लेरेशन, क्योंकि हमारी पार्टी उसमें है। इन्होंने कहा जी हम भी इसको साथ दे रहे हैं कि 35A और 370 का जो एब्रोगेशन हुआ, इलीगल तरीके से हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो मैं इनको एक कश्मीरी कहावत ही याद दिलाऊंगा, दमा सरी समाओ इक्सी रज लमाओ तिलमा राया काउन गाओ। तो अगर आपका भी यही मकसद है, हमारा भी यही मकसद है, तो बाहर रह के क्यों? ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये कुर्सी का अलायंस नहीं है, ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये डिग्निटी के लिए है। और ये 4 अगस्त को हुआ है, तब यहाँ एब्रोगेशन नहीं हुई थी। रही बात DDC इलेक्शंस की, मैं भी अपने थ्रू सारे लोगों से अपील करूँगा कि हम लगा रहे हैं इस वक्त इल्ज़ाम है हो चुप सरपंच सुचुत सूर, हो चुप काउंसलर सुचुत सूर, लेकिन जब हम इस प्रोसेस में आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं हम उनको चोर क्यों बोल रहे हैं? या तो हमें अपना सिस्टम, अपना हमारा माइंड सेटअप बना है, जब तक हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक हम, वो कहते हैं हिम्मत मर्द मदद खुदा, तो हम अपनी हिम्मत नहीं करेंगे। अगर हम रूठ के रहेंगे तो फिर जो मर्जी आए, आपको क्या लेना देना? जो वोट नहीं डाल रहा है, जो इस प्रोसेस को नहीं मान रहा है, फिर कौन वहाँ से आ रहा है? हम शिकायतें करते हैं। तो आज एक मौका है, जैसे भी चाहे इन्होंने कोशिश की कि ये लोग बाहर रहें, ये एक चाल थी कि यहाँ से गुपकार अलायंस बन रहा है, ये लोग बाइकाट करेंगे, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। अब लोग सामने आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। न सिर्फ गुपकार अलायंस बल्कि आम लोग जो हैं, सबको हक है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का ठेका नहीं है। आप लोग हो, ये जमहूरी निज़ाम है, आप लोग आगे आओ, अपना प्रूव करो। और जो आप बदलाव चाहते हो, जो सबका मैंने यहाँ सुना बदलाव, तो बदलाव करो। आपको लगता है एक सिस्टम देखो, आप आ जाओ सामने। तो ये DDC इलेक्शन में सबको हिस्सा लेना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट। गुपकार अलायंस जो बना है वो 2-3 पार्टियों पर मुश्तमिल एक अलायंस बना हुआ है। उनका भी जमहूरी हक बनता है वो अलायंस बनाए या अपना एजेंडा जो उन्होंने रखा है 35 और 370 के हवाले से सामने, हम उनके हक पर सलब उनका हक नहीं कर सकते। जमहूरियत में सबको राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन का हक हासिल होता है, चाहे वो कोई सियासी तंजीम हो या कोई फ़र्द हो हमारी रियासत में। हम भी ये कह सकते हैं कि जो 35 और 370 का जो मामला है, जो हमें सॉवरियन इंडिया में एक सेमी स्टेटस मिला हुआ था, वो भी तो उस वक्त एक एग्रीमेंट की शक्ल में सामने था। हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जिस तरह से हम सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कार्रवाई रवा है, वहाँ पर जो केस जो है वो अभी जारी है। तो दूसरे अंदाज में हम कह सकते हैं कि अगर उधर स्टे ऑर्डर अभी नहीं है लेकिन समाअत जारी थी, तो यहाँ से वो सारे जो कवानीन यहाँ पर मुतारिफ़ किए गए हैं वो सरासर सुप्रीम कोर्ट की नफ़ी कर रहे हैं। उस लिहाज से हम भी चाहेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A यकीनी हो जाए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो अलायंस बना है कि वही रियासत जम्मू कश्मीर की असल शक्ल है। जो गुपकार अलायंस की बात हो रही है, मैं इसको थोड़ा अपने अंदाज में बोलना चाहूँगा। इसको एक मूवी की शेप में बनाना चाहिए। गुपकार अलायंस एक नया धोखा, बिकॉज अगर कश्मीरी देखेगा, पहले भाई साहब आपको ऑटोनॉमी लाया इन्होंने, क्या था वो सारा धोखा, उसके बाद सेल्फ रूल, उसके बाद फलाना फिस्ताना, हुआ क्या इन सब चीज़ों से? ये सारा तो ड्रामा था ना। आज तक बोलो ना भाई साहब, 70 साल में आपने कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीरी नौजवान के लिए क्या किया? कश्मीरी नौजवान को खाली आपने मरवाया और उससे ज़्यादा क्या किया?
कश्मीरी नौजवान को आपने, अगर हम देखें, जब मैं आपको एक फैक्चुअल एग्जांपल दूंगा, जब हमारा बच्चा पैदा होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बाद स्कूल एडमिशन के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है। नहीं, म्यूनसिपैलिटी भाई कौन रूल करता था म्यूनसिपैलिटी में? क्या पीडीपी का हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर नहीं था? पीडीपी का हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर नहीं था? वो क्या बीजेपी का था? थोपो आप वो भी बीजेपी को, थोपो आप वो भी दिल्ली को, थोपो वो भी दिल्ली को। अली मोहम्मद सागर नहीं था हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर? नासिर सोगामी नहीं था? क्या किया 70 सालों में? 2 साल से चेंज हुआ है। बोलने दीजिए मुझे, शंटी जी बोलने दीजिए, आपने भी बोला। इवन अगर हम देखें शादी के लिए भी रिश्वत और भीख यहाँ पे अब चलता है। फिर जब इंसान मरता है डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी भीख, इवन इंसान को ग्रेवयार्ड चाहिए होता है उसके लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। ये सिस्टम कब खत्म होगा? ये गुपकार कब तक हम ये गुपकार सुनेंगे? भाई साहब गुपकार से बाहर आ जाओ ना, लाल चौक आ जाओ, लाल चौक में बात करते हैं, अपने बंगले छोड़ो। गुपकार एलायंस क्या है? क्या गुपकार नाम देते हो? आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला साहब लिखते हैं कि 3 दिन के बाद खाना खाने को मिलता था। भाई ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई है? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी ने दम किया है फारूक अब्दुल्ला से पूछने को? वो और डीडीसी इलेक्शन की बात, आई रिक्वेस्ट एवरीवन आप सामने आ जाओ, इन डकैतों को आप सबक सिखाएंगे, इनके तख्त खत्म करने हैं। एक अच्छा आइडिया लेके लोगों को खिदमत करने का आइडिया, पैसे आते जाते हैं लेकिन लोगों की खिदमत जब यहाँ करोगे अजर, आपको उसका अजर कब्र में भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे गुपकार डिक्लेरेशन या आर्टिकल 370 की बात की जाए, आपको मैं सीधे साधे अल्फाजों में एक बात बता दूं कि ये नई बोतलें ला रही है लेकिन शराब वही पुरानी है। सेम चीज़ यहाँ पे फिर से हो रहा है। गुपकार डिक्लेरेशन कुछ नहीं है। पहले ये बोलते थे, एनसी वाले बोलते थे पीडीपी वाले चोर है, पीडीपी वाले बोलते थे कि नहीं जनाब एनसी वाले चोर है, बीजेपी वाले चोर है। आखिरकार इन्होंने अपना असली रंग दिखाई दिया। आखिरकार अब ये मिल करके कश्मीर को लूटने वाले हैं। एनसी पीडीपी अब कश्मीर को मिलकर लूटने वाली है, जो कि गुपकार डिक्लेरेशन की शक्ल में आपको मिलता है। इसके बाद मैं बात करता हूं आर्टिकल 370 के बारे में। उसके अगर आप आर्टिकल 370 को आगे ला रहे हो, क्या हम इसको वापस लाएंगे? तो मुझे बताइए, आप गूगल चेक कीजिए 40 जो अमेंडमेंट थी, जो इससे पहली 40 अमेंडमेंट उन्होंने खत्म कर दी थी 370 में। इन्होंने पहले ही वो अंदर से खोखला करके रखा था, लेकिन आप सबके सामने ये ड्रामा करते, ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। ये बार बार इस ड्रामे को दोहरा रहे हैं। हमारे नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है आर्टिकल 370 के नाम पे। मेरे नौजवानों बेवकूफ मत बनो, ये आपको फिर से लूटने आ रहे हैं। आपको 4G के नाम पे लूटा जाएगा। आपसे कहा जाएगा क्या हम 4G रेस्टोर करेंगे, 4G रेस्टोर करने पे आपसे वोट मांगेंगे और फिर से ये लोग आएंगे, फिर से जुल्म ज्यादती करेंगे, फिर से हमारे नौजवान मारे जाएंगे। तो आज आपके पास मौका है, आप आगे आए, आप फ्रंट लाइन आइए। जब आप फ्रंट लाइन आ जाओगे, इनका तख्त पलट हमें ही करना है। कश्मीर का जो नौजवान है वही यहाँ का तर्जुमान है। तो कम अप गाइस, हमें इनको काउंटर करना है। ये फॉल्स डिक्लेरेशन जो हुई है उसको खत्म करना है। गुपकार डिक्लेरेशन, आर्टिकल 370, इस सब पे जितना जोर दिया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों की जान बचाने में उतना जोर देना चाहिए? आए दिन यहाँ लोगों की मौत होती है, आम लोगों की मौत होती है, सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौत होती है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराए? बातचीत हर मसले का हल है। बात से ही बात बनेगी। और यहाँ का जो हमारा नौजवान मर रहा है, जो भी कश्मीरी है, चाहे वो हमारा फौजी भी मर रहा है, जो भी यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, उसको बंद करने के लिए बातचीत ही एक सबसे अच्छा और सबसे मौसर तरीका है। पिछले 70 साल से बातचीत चल रही है, लेकिन आज तक क्या नतीजा निकला है आपकी बातचीत? 2002 में नतीजा निकला, रोड खुले, मौका नहीं मिला। हमारा मुद्दा रोड खुलना नहीं है, हमारा मुद्दा है यहाँ की आवाम को बचाना, यूथ को बचाना। यहाँ के यूथ को भी जब देखो एक पाइपलाइन बंद हो जाती है, जो क्रिएशन है, जहाँ से सारा सिस्टम है। अगर आपका एक हमसाया आपके साथ नाराज़ है, आपको जब तक आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, जब आप बैठेंगे नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नौजवान हो, आपके ग्रुप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंगेज करना चाहिए, यूथ्स को देखना चाहिए क्या चाह रहा है। चलो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो चलो आपके हिसाब से अपने मकसद हैं, तो आप लोग आगे आइए, बात कीजिए, यूथ एंगेजमेंट के लिए बात कीजिए। आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात कीजिए, ट्रैक 2 बात कीजिए कि हम क्या यहाँ इस डिस्प्यूट का हल क्या निकले। जब तक ये डिस्प्यूट है तब तक यहाँ किलिंग्स होती रहेंगी।
370 और कश्मीर में जो अभी हालात है उस पे अगर बात की जाए, कश्मीर में हमेशा नुकसान कश्मीरी का हुआ है. कश्मीरीज हैज़ ऑलवेज बीन पुशिंग टू वॉल. बात हमें कश्मीरियों से करनी है, एक आम आदमी से करनी है. पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी रेलेवेंस खो दी है यहाँ पे. जितनी भी मेन स्ट्रीम हो या सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो डिसक्रेडिटेड बन चुकी है कश्मीरी अवाम में. वो हमने पोस्ट एब्रोगेशन देख लिया. उनकी क्रेडिबिलिटी आज अवाम में ज़ीरो के बराबर है. आपको अगर हकीकत में कश्मीर के जो मसले कश्मीर तो दूर की बात है, कश्मीर के जो मसले हैं अगर उनको हल करना है तो कश्मीरी नौजवान को आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, कश्मीरी नौजवान को एंगेज करना है. देखिए, चेंजेस हर एक जगह पे होती है. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज़ इनएविटेबल एंड चेंज इज़ ऑलवेज बाउंड टू हैपन. चेंज एक हुई है जम्मू कश्मीर में. हमेशा उन्होंने साथ दिया नई दिल्ली का. आज के डेट में वो लोगों को फिर से मेरे हिसाब से गुमराह कर रहे हैं. अगर वो आज कहेंगे कि हम आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे. फिर नई दिल्ली में बैठे हुए लोग वो क्या तमाशा कर रहे थे? ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े आईन से ये चेंजेस हुई है. तो ये चेंजेस अगर रिवर्स होगी तो वहीं से होगी. आज के डेट में नहीं लग रहा है कि कोई भी चेंज रिवर्स होगी. लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए. प्लीज़ हैव गट्स टू स्पीक ट्रुथ. बाबर कादरी की मौत हुई, उनका हिसाब कौन देगा हमें? उस बात का उनकी किलिंग का जो था, जो क्राइम हो गया उसका जस्टिस हमें कौन देगा? जो इनोसेंट किलिंग्स हो जाते हैं उनका हमें कौन देगा? उसका जिम्मेदार कौन किसको ठहराएंगे हम? शुजात बुखारी को मारा गया, उनका ये गुनहगार हम किसको ठहराएंगे? आप में जहाँ हम जवाब चाहते हैं, वी आर द यूथ फ्रॉम कश्मीर, हम जवाब चाहते हैं. हाँ, जो आज बोलते हैं कि ये इनोसेंट किलिंग्स हुई, वो कहाँ थे 5 अगस्त 2016 में जब उन्होंने बोला था वो क्या टॉफ़ी और मिल्क लाने गए थे बाहर? तब ये क्या कमबैक करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? ये गुपकार डिक्लेरेशन फेक है. अक्सर ये कहा जाता है कि पड़ोसी मुल्क का हाथ है यहाँ की बर्बादी में, यहाँ की इंस्टेबिलिटी में. क्या राय है आपकी? आइए जानते हैं. अगर हम मिलिटेंसी की बात करें या इन हालात की बात करें, मुझे नहीं पता कि हमारे नौजवानों को क्या दिमाग में डाला गया, या मुझे लगता है यहीं जो यहाँ आए हैं उनको कोई नई पट्टी पढ़ाई गई है. को जैसे इन्होंने कहा टूथलेस टाइगर कि टाइम एंड टाइम अगेन जो भी रहा, जिस तरह रहा, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई बार बार. फिर ये जो कश्मीरी था यहाँ पे, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें शुरुआत जो मिलिटेंसी की हुई 89 में, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या था, वजह क्या थी? वो रीज़न्स आज कभी तक इनका रिड्रेसल नहीं हुआ कि ये जो आइडियालजी आ रही है, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक PhD करने वाला लड़का, एक इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये बंदूक क्यों उठा रहा है? यहाँ क्या कहा गया? हमने 200 मिलिटेंट मारे, 200 नए पैदा हो गए. 200 मिलिटेंट मारे. ये कौन है? ये कश्मीरी हैं, अपने मुल्क के हैं. ये कभी इन्होंने समझा नहीं. जो हमारी मौके की सरकार है, वो लोग बैठे हैं, ये कहते हैं हमने मिलिटेंट मारे. मैं कहता हूँ यहाँ के लोग मरे. ये आइडियालजी जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक इसको रिड्रेसल नहीं किया जाएगा, जब तक इसका रूट काज, और वो यूथ है हमारी, जो यूथ आज डाइवर्ट है, वो कहती है वो खा गया, ये खा गया. यार आप सजेस्ट करो, आप फ्यूचर हो हमारा, तो कर दिया, चलो कर दिया. मैं कहता हूँ जी, पॉलिटिशियनों ने किया, उनको सजा दो. अगर किसी ने किया, प्रूव होता है. नहीं, गवर्नमेंट देगी. जिनके मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कह रही है, आज की बीजेपी गवर्नमेंट भी यही कह रही है. इन्होंने लूटा, 70 साल लूटा, तो प्रूव करो. 14 महीने जेल में डाला, प्रूव करो क्या लूटा है. केस चलाओ. एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस वोंट हेल्प अस. हमने बहुत सफ़र किया है. कश्मीरी अवाम एक ऐसी अवाम है जिन पे अगर आज के वक्त में कोई फूल भी फेंके तो हमें जो ज़ख्म ऑलरेडी लगे हुए हैं, अपनों से जो ज़ख्म लगे हुए हैं, हमें दर्द होता है. और ये ज़ख्म हमें गैरों ने नहीं दिए, हमारे अपनों ने दिए. कभी वो शेर कश्मीर के नाम पे आए, कभी वो शेर अनंतनाग के नाम पे आए, कभी वो शेर गुफ्कार के नाम पे आए. ज़ख्म इन्होंने ही दिए. इसीलिए हमारे ज़ख्मों पे जब ज़ख्म लगते हैं तो ये घाव बहुत
गहरे होते हैं। हमारे नौजवान इस वक्त गुस्से में इसलिए है क्योंकि उन्हें धोखे के सिवा, इस्तेसाल के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब वक्त आया है हम पॉजिटिव हो जाए, हम मस्बत सोच से इस जम्मू कश्मीर की आवाम को इस मुसीबत से निकालें। हम एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस में और वक्त ज़ाया ना करें। हम इस वक्त उस मुसीबत की घड़ी में है जहाँ पे हमें सच भी झूठ लगता है, झूठ तो झूठ हुआ ही। अब आज के डेट में एक सजेशन है, एक नौजवान होने के नाते, एक पॉलिटिकल राइटर होने के नाते, एक स्कॉलर होने के नाते, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते, नौजवानों को सामने आना है। पुरानी जितनी भी कड़वाहट है उसको बोलकर सिस्टम के साथ जोड़ के, सिस्टम में आके पीसफुल तरीके से हम जितने भी हमारे मसाइल है और जो मसला है उसका हम एक पीसफुल हल निकाल सकते हैं। लेकिन प्री रिक्विजिट पीस है। अगर हम वायलेंट तरीके से कोई भी कदम उठाएंगे, ऑलरेडी वायलेंस को पूरे दुनिया ने रिजेक्ट किया है। आज के डेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज़ पीस। पीस इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर ह्यूमन काइंड। थैंक यू। कि जो गुपकार अलायंस की बात हो रही है, कश्मीरियों के साथ हमेशा से धोखा होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई, युस्ता व्यूअर, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया हमारे लिए। और अब इनको लगता है कि ये सब ड्रामा करके, गुपकार अलायंस बना के ये हम फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे कश्मीरियों को। लेकिन भैया अब कश्मीर की यूथ समझ चुकी है कि कौन क्या है, कौन चोर है, कौन डकैत है। अब हम समझ चुके हैं, अब बहुत फ़र्क आ चुकी है। अब हम और बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कश्मीर की जितनी भी यूथ है वो आगे आके, प्लेटफॉर्म पे आके हम सबको नंगा करेंगे जिन जिन ने चोरी की है। आज का यूथ हमें बोलता है कि हमें ये ना नौकरियां मिलनी चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इलेक्शंस आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से क्वालिफाइड लोग आए ताकि हम इस जुल्म से हमें छुटकारा मिले। वो तब मिलेगा जब हमारे क्वालिफाइड लोग आएंगे। जब क्वालिफाइड लोग आएंगे वही तो हमारी प्रॉब्लम उसको समझेंगे। जैसा कि मुझे ये समझ आ रही है, हम बात करेंगे किसी के साथ, वो अनएजुकेटेड है, वो हमारी बात को समझता ही नहीं है। जब हमारी बात उसने समझी नहीं तो इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस जो आ जाने वाला इलेक्शन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। ये हमारे पास एक पॉइंट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम बाइकआउट करें। बाइकआउट से कुछ नहीं होने वाला। हम अपना फील्ड खुद छोड़ रहे हैं और बाहर के लोग हम पे राज कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल तो ख़त्म अभी नहीं हुए हैं, ना ही जवाब लेना ख़त्म हुआ है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में वक्त की कमी की वजह से हम प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। आप भी अपने सवाल इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।